अपना एमपी विद सिमी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम अपने एमपीपीएससी के मेंस के टॉपिक कंप्लीट करते जा रहे थे, उसमें से हमारी केस स्टडी का एक टॉपिक है उत्तराखंड त्रासदी 2013, जो कि एक भयावह बाढ़ थी। और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे भारत में घटित हुई सबसे विनाशकारी बाढ़ थी, जिसने एक विकराल रूप ले लिया। बहुत अधिक मात्रा में मानव क्षति हुई, पशु पक्षियों की हानि हुई। तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। और इसका कारण क्या था? चूँकि प्राकृतिक आपदा थी, तो ऐसी प्राकृतिक आपदा के लिए जलवायु परिवर्तन कारण होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड बाढ़ 2013। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसके एंड में अपने हिंदी के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि हम आगे क्या योजनाएं बनाएं कि हम हिंदी को कवर कर पाएँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रस्तावना। जून 2013 में 15 से 17 जून, मतलब 14 से 17 जून के बीच यह घटना घटित हुई। यह उत्तराखंड राज्य में भारी वर्षा होने के कारण साथ ही साथ बादल फटने की घटना ने इस बाढ़ को एक विनाशकारी रूप दिया। हजारों की संख्या में मानव क्षति हुई तथा जीव जंतुओं की हानि हुई। इस घटना के कारण उत्तराखंड त्रासदी को 2013 कहा गया। चूँकि यह घटना 2013 में घटित हुई थी, तो इसे उत्तराखंड त्रासदी 2013 का नाम दिया गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उत्तराखंड की स्थिति कहाँ है। तो अगर हम भारत का मैप बनाएं, तो भारत के मैप में आप देखेंगे कि उत्तराखंड भारत के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर उत्तराखंड की स्थिति है। चूँकि अगर ऐसा देखा जाए तो यह भारत के उत्तर में स्थित होता है और यह पुराने ज़माने में इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। यह 53,000 से भी अधिक वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसमें से 93% भाग पहाड़ी है और उसमें से भी अधिकांश क्षेत्र हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर के अंतर्गत आता है और इसमें बर्फीले ग्लेशियर्स भी हैं। इसमें दो प्रमुख नदियां हैं जो कि हमारे भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो है गंगा और यमुना। और यहाँ पर 4 पवित्र धाम हैं: केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि उत्तराखंड का क्षेत्र पहाड़ी है। यहाँ का प्रमुख आय का स्रोत ही पर्यटन है, तो बहुत अधिक मात्रा में तीर्थयात्री हमारे यहाँ से उत्तराखंड क्षेत्र में जाते हैं। चूँकि भारत एक सांस्कृतिक देश है, धार्मिक देश है, तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में तीर्थ यात्राएँ भी होती हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इस आपदा का कारण क्या था। 14 से 17 जून 2013 को भारी बारिश के कारण उत्तराखंड में बाढ़ आई, साथ ही साथ बादल फटने की घटना घटित हुई। चूँकि हमारे भारत की नॉर्मल वर्षा 112 सेंटीमीटर है, तो उत्तराखंड में तो पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ वर्षा नॉर्मल से तो ज़्यादा ही होती है। तो इतनी अधिक वर्षा हुई और यहाँ पर जो वर्षा की प्रतिशत मात्रा थी वह 375% से भी अधिक हो गई। तो इतनी अधिक मात्रा में वर्षा का होना भूस्खलन, बाढ़ जैसी समस्याओं को पैदा करता है, तो यही घटित हुआ। इस वर्षा के कारण भूस्खलन, पहाड़ धंसने लगे, अलकनंदा नदी में बाढ़ आ गई। इस बाढ़ का कारण था चौराबाड़ी ग्लेशियर का पिघलना। चूँकि ग्लेशियर जब एकदम से टूटते हैं तो नदियों में बाढ़ का कारण बनते हैं और उत्तराखंड में छोटी बड़ी बहुत सी नदियां हैं, तो इन नदियों ने भी उग्र रूप धारण कर लिया। तो इस स्लाइड से हमें इतना पता चल गया कि उत्तराखंड की अवस्थिति क्या है, वहाँ का कैसा क्षेत्र है, बाढ़ का कारण बादल का फटना था। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है मानवकृत आपदा का कारण भी इसे कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अनियंत्रित पर्यटन था, अतिक्रमण किया गया था बहुत से क्षेत्र का, सड़क, होटल, गृह निर्माण से पारिस्थितिकी एवं भौगोलिक विषमता उत्पन्न हो गई। चूँकि पहाड़ी क्षेत्र है, कुछ भी कार्य करने से पहले उनको कई बार सोचना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में होटलों का निर्माण, अनियंत्रित पर्यटन, मतलब पर्यटनों की संख्या का कोई हिसाब किताब नहीं, अत्यधिक मात्रा में पर्यटक चाहते हैं, एक लिमिट करनी चाहिए। साथ ही साथ जल विद्युत परियोजना का तीव्र विकास किया गया, जो कि प्राकृतिक प्रवाह को गतिरोध उत्पन्न करता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो प्राकृतिक प्रवाह होता है वह बहुत ही प्राकृतिक होता है, क्योंकि नदियाँ अपनी तीव्र वेग से प्रवाहित होती हैं। वहाँ पर जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करना एक तरह से बहुत अधिक विनाशकारी स्थितियों को पैदा करने की स्थिति है। साथ ही साथ लगभग 220 विद्युत एवं खनन परियोजनाओं का अनियंत्रित दोहन से यह समस्या और विकराल रूप धारण कर ली। वनों की अंधाधुंध कटाई की गई, चूँकि वहाँ पर जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया गया, बहुत अधिक मात्रा में होटल, सड़क का निर्माण किया गया, तो जो वन हैं उनको काटा गया। चूँकि वन भूस्खलन, बाढ़ जैसी आपदाओं को कंट्रोल करते हैं और उनका ना होना इनको अनकंट्रोल करने की स्थिति पैदा कर दी। तो निर्वनीकरण भी इसकी एक प्रमुख समस्या का कारण बना। नेक्स्ट है आपदा का प्रभाव। इस उत्तराखंड बाढ़ आपदा
का प्रभाव यह हुआ कि चूंकि प्रमुख तीर्थ स्थल होने के कारण भारी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड की यात्रा करते हैं। 17 जून से शुरू हुई वर्षा ने अलकनंदा नदी में भारी बाढ़ पैदा की, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। 1 लाख से भी अधिक श्रद्धालु होटल धर्मशालाओं में फंसकर रह गए। बादल फटने की घटना के कारण भारी मात्रा में मलबा एवं चट्टानें नागरिक क्षेत्रों में प्रवेश कर गईं, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। एक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 580 व्यक्तियों की मृत्यु और 5,474 लोग लापता थे। तो आप समझ सकते हैं कितनी अधिक मात्रा में लोगों की मृत्यु हुई थी, और यह सरकारी आंकड़ा है तो ओरिजिनल तो बहुत सारे लोग मारे गए होंगे। साथ ही साथ केदारनाथ का मंदिर पूरी तरह से मलबे में दब गया, लेकिन अंदर शिवलिंग को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लगभग 2300 मकान, 154 पुल और 1200 और 1520 सड़कें पूरी तरह से तबाह हो गईं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें प्राकृतिक कारण के साथ साथ मानवकृत कारण भी पूरी तरह से अप्लाई होते हैं। अब है बचाव कार्य। इसके लिए क्या बचाव कार्य किया गया? इसके लिए ऑपरेशन होप चलाया गया। यह ऑपरेशन होप भारतीय सेना, वायुसेना, थल सेना, नौसेना तीनों ने मिलकर चलाया। इसमें एनडीआरएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी के जवान भी शामिल थे। 21 जून तक आर्मी के 10,000 से अधिक सैनिक, 11 हेलीकॉप्टर, 53 हवाई जहाज और बहुत से नौसेना में 45 गोताखोर इन कार्यों में लगे। तो आपको ये सब याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 21 जून तक आर्मी के 10,000 सैनिक रहे, बहुत से हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज एवं नौसैनिक के कई गोताखोर इस कार्य में लगे रहे। कुल 336 टन खाद्य एवं राहत सामग्री आम जनता तक पहुंचाई गई। साथ ही इसमें कई स्थानों पर चिकित्सीय दल, सेना के डॉक्टरों को आपातकालीन सुविधाएं प्रदान की गईं। लाशों को जलाने के लिए सेना ने लकड़ियों को हेलीकॉप्टर के थ्रू पहुंचाया, क्योंकि महामारी ना फैले इसको रोकने के लिए। राहत कार्य में यह किया गया, चूँकि सरकार अब अपने कुछ राहत कार्य चलाएगी, तो इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा उस क्षेत्र का हवाई दौरा किया गया। 1,000 करोड़ रुपए की राहत राशि प्रोवाइड की गई। बड़े पैमाने पर था राहत एवं बचाव कार्य, भोजन एवं सुविधाएं मुहैया कराई गईं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 करोड़ रुपए की राहत राशि उपलब्ध कराई। साथ ही अन्य राज्यों ने भी 10-10 करोड़ रुपए की राहत सामग्री उपलब्ध कराई। अमेरिका द्वारा $2.25 लाख डॉलर की राशि प्रदान की गई। आर्थिक एवं मूलभूत ढांचे की क्षतिपूर्ति हेतु सरकार द्वारा 2 लाख करोड़ रुपए दान दिए गए। तो इस तरह से बहुत से लोगों ने सहायता राशि उपलब्ध कराई, लेकिन इतनी अधिक जनहानि भावनात्मक रूप से लोगों को क्षति पहुंचाती है, जो कि धन केवल आवश्यकता पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन जिनके माता पिता एवं भावनात्मक रूप से जो टूट गए हैं, उनकी हानि को कोई भी नहीं भर सकता था। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है। इस बाढ़ से हमें यह ज्ञात होता है कि भारत में जलवायु परिवर्तन तथा मौसम चक्र की अनियमितता व्यवहार पर बहुत अधिक विचार विमर्श करना आवश्यक है। मौसम विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठनों को ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन पर मुख्य रूप से ध्यान देना आवश्यक हो गया है। विगत 5 वर्षों में आपदाओं की पुनरावृत्ति के कारण आज यह समय आ गया है कि भारत समेत विश्व के सभी देश पर्यावरण संतुलन के बारे में जरूरी कदम उठाएं। इस प्राकृतिक आपदा का प्रमुख कारण था पर्यावरण संतुलन का बिगड़ना, बहुत अधिक भूस्खलन होना, जिसका कारण था वनों की कटाई। तो अत्यधिक अब इस स्थिति को पुनः न दोहराया जाए, इस हेतु अधिक मात्रा में वनों को रोपण करना चाहिए। पर्यटन की एक मात्रा सीमित करनी चाहिए, अत्यधिक पर्यटन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इस तरीके से हमारी उत्तराखंड त्रासदी कंप्लीट होती है। अब अगली स्लाइड में हम 2 और हमारी केस स्टडी बची हुई हैं, हम वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम प्रशासनिक शब्दावली डेली 10 से 15 प्रशासनिक शब्दावली बिल्कुल याद करेंगे, ताकि हमारी प्रशासनिक शब्दावली का टॉपिक कंप्लीट हो जाए। इसके साथ एंड में हम देख लेते हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छी है बहुत अच्छी ज़िंदगी। ये है अपना एमपी विद सिमी का मोस्ट फेवरेट